नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक की पोयम 5 फादर टू सन। तो देखिए, इस पोयम के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। आज हम 2 लॉन्ग टाइप वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और फिर 5वां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो भी लॉन्ग टाइप के लिए ये क्वेश्चन करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझना। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द फादर्स प्रॉब्लम इन द पोएम फादर टू सन। जो पोएम है फादर टू सन, उस पोएम में फादर की समस्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पोएम जो फादर टू सन है, उसमें पिता की समस्या क्या है, अथवा में ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पोएट्स प्रॉब्लम, यानी कवि की समस्या क्या है। तो देखिए, भले ही पोएट एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं, उनकी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो कवि जरूर हैं, लेकिन एक पिता बन के वर्णन कर रही हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन है कि पोएट की क्या समस्या है। तो देखिए, पोयम में हमने आपको बताया था कि पोयम में पिता की समस्या क्या है कि वो एक असहाय इंसान है। वो अपने बेटे के भावनात्मक विकास को तो समझ गए हैं, लेकिन फिर भी जनरेशन गैप के कारण वो भ्रमित हैं, वो पछता रहे हैं। तो देखिए, आंसर बताया गया है कि पिता को एक ऐसे असहाय इंसान के रूप में देखा गया है इस पोयम में, जो अपने बेटे के बचपन से अपने बेटे के भावनात्मक विकास को तो समझने में सक्षम हुआ है, लेकिन जनरेशन गैप के कारण वह जो है भ्रमित हो गया है, और इस भ्रम को बाहर लाया गया है इस पोयम के प्रति। तो देखिए, 4 लाइन का आंसर है, देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए, पहली लाइन में देखें तो पिता को हम फादर लिखते हैं, ये तो आपको पता है। असहाय को यहाँ पे हेल्पलेस, तो ध्यान रखना, हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, और इंसान को ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, आपको पता होगा। तो हम कह सकते हैं हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग, मतलब असहाय इंसान। तो ध्यान रखना, एक वर्ड है हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग, जिसका मतलब है कि असहाय इंसान, और एक को आर्टिकल लिख देंगे हम, ए आर्टिकल। देखिए, ऐसे को नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसे का मतलब आगे बताया गया होगा, और एज यानी के रूप में देखा जाता है। देखिए, देखना को सी कहते हैं, और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, क्योंकि ये वाक्य पैसिव वॉइस में बनाया गया होगा, इस वजह से सीन यहां लिखना पड़ेगा। तो आ हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग का मतलब है एक ऐसा असहाय इंसान, एज यानी के रूप में, और सीन यानी देखा जाता है। फिर आगे देखिए, जो यानी कि हो जाएगा हु यानी जो हो जाएगा, और हिज सन यानी अपने बेटे की बात हो रही है, और के लिए यहाँ अपोस्ट्रोफी लिखा है, तो हिज सन अपोस्ट्रोफी चाइल्डहुड, बचपन से। अब देखिए, यहाँ पे जब भी टाइम बताते हैं कि सुबह से, शाम से, बचपन से, तो यहाँ पे से के लिए सिंस फॉर में से लगाते हैं, तो सिंस लगा के लिखेंगे सिंस, और चाइल्डहुड यानी बचपन हो जाएगा। फिर देखिए, हिज सन अपने बेटे की बात हो रही है, तो हिज सन फिर हो जाएगा, और के को अपोस्ट्रोफी फिर हम लिख सकते हैं। और फिर देखिए, भावना को इमोशन कहा था हमने पिछले क्वेश्चनों में, लेकिन यहाँ पे भावनात्मक लिखा है, जो कि इमोशनल कहलाता है, ध्यान रखना। तो इमोशनल यानी भावनात्मक, और ग्रोथ यानी वृद्धि होती है या विकास। तो आप ध्यान रखेंगे एक शब्द और, कि ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती है या फिर विकास भी होता है। और फिर अंडरस्टैंड यानी समझना होता है, टू अंडरस्टैंड यानी समझने में, और एबिल यानी होता है सक्षम। ध्यान रखना, एबिल यानी सक्षम, और हुआ है यानी कि होना, और होना क्रिया को बी कहते हैं, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, ये आपको पता होगा। तो बीन हो जाएगा, एबिल हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड, और फिर यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगा, इमोशनल ग्रोथ, और फिर यहाँ पे हिज सन, और अपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे तो कोई मीनिंग ऐसे कठिन नहीं है, बट यानी कि होता है लेकिन, उनके बीच यानी बिटवीन होता है, लेकिन उनका मतलब है पिता और पुत्र, तो देम कहेंगे। तो यहाँ पे बिटवीन देम यानी उनके बीच, जनरेशन गैप को हम जनरेशन गैप ही लिखेंगे,
देखिए के कारण, तो के कारण को यहाँ ड्यू टू कहा गया है, या फिर आप बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू कहा गया है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, तो ड्यू टू जनरेशन गैप और बिटवीन देम यानी उनके बीच, और बट यानी लेकिन। और फिर देखिए यह यानी इट हो जाएगा, और अपने बेटे को हिज सन कहेंगे, और टू वर्ड्स यानी के प्रति होता है, और कवि को द पोएट कहेंगे, और के लिए अपोस्ट्रोफी फिर लिख देंगे। अब देखिए भ्रम को यहाँ पे एक शब्द कहा गया है इल्यूशन, ध्यान रखना। तो इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम, तो इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ एस लगा के, क्योंकि उसके बहुत सारे भ्रम हैं, तो इल्यूशंस हो जाएगा। और फिर आउट यानी बाहर, ब्रिंग यानी लाना होता है, तो ब्रिंग आउट यानी बाहर लाना हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रिंग आउट बाहर लाना, इल्यूशंस यानी भ्रम हो गए। और फिर यहाँ द पोएट यानी कवि के, और फिर टू वर्ड्स के प्रति हिज सन अपने बेटे को कहा है, और इट यानी कि यह, बट यानी लेकिन, और यहाँ पे बिटवीन देम उनके बीच, जनरेशन गैप, और फिर ड्यू टू यानी के कारण, और बीन यानी हुआ है, एबल यानी सक्षम, टू अंडरस्टैंड, और फिर हिज सन अपोस्ट्रोफी इमोशनल ग्रोथ, और फिर यहाँ सिंस कहा था, और हिज सन अपोस्ट्रोफी चाइल्डहुड, हु यानी कि जो, और फिर यहाँ पे असहाय इंसान को हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग कहा है, और एज के रूप में सीन यानी देखा जाता है। तो देखिए कोई भी ऐसे मीनिंग कठिन नहीं है। देखिए पहला वाक्य यदि हम देखें तो द फादर हो जाएगा सब्जेक्ट। तो देखिए पहली लाइन, पिता को एक ऐसे असहाय इंसान के रूप में देखा जाता है, प्रेजेंट सिंपल है लेकिन पेसिव वॉइस बनेगा, तो यहाँ द फादर इज सहायक क्रिया लगाएंगे, और फिर लिखेंगे थर्ड फॉर्म, सीन यानी देखा जाता है। तो द फादर इज सीन, पिता को देखा जाता है, एज यानी के रूप में, और फिर एक असहाय इंसान यानी एक को आर्टिकल ए लिखेंगे, और फिर हेल्पलेस असहाय ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान। तो यहाँ द फादर इज सीन एज अ हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग। फिर आगे देखिए जो, हु यानी जो हो जाएगा। फिर देखिए अपने बेटे के बचपन से यानी सिंस लगा के लिखेंगे हिज सन अपोस्ट्रोफी चाइल्डहुड, ये पूरा लिखेंगे। इसके बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे, और वो सहायक क्रिया परफेक्ट टेंस की है, तो हैज सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म लिखेंगे बीन, फिर एबल यानी कि सक्षम हो जाएगा, फिर टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने में, और फिर क्या समझने में, अपने बेटे के भावनात्मक विकास को, यानी हिज सन अपोस्ट्रोफी इमोशनल ग्रोथ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाक्य देखिए ये पूरा सब्जेक्ट लिखा है, तो हु यानी कि जो, और फिर यहाँ पे सिंस लगाना, ध्यान रखना। तो सिंस हिज सन अपोस्ट्रोफी चाइल्डहुड हो जाएगा, फिर हैज सहायक क्रिया, बीन यानी हुआ है, एबल यानी सक्षम, टू अंडरस्टैंड समझने में, हिज सन अपोस्ट्रोफी इमोशनल ग्रोथ हो जाएगा। फिर आगे देखिए बट यानी लेकिन, और फिर ड्यू टू द जनरेशन गैप बिटवीन देम यानी उनके बीच, तो बट यानी लेकिन, ड्यू टू के कारण, द जनरेशन गैप के कारण, और फिर बिटवीन देम यानी कि उनके बीच। फिर आगे देखिए यह यानी कि हो जाएगा इट, और फिर बाहर लाना हमने ब्रिंग आउट बताया, लेकिन प्रेजेंट सिंपल ब्रिंग्स आउट, यह बाहर लाता है, तो इट ब्रिंग्स आउट, यह बाहर लाता है। और कवि के भ्रम को, तो द पोएट अपोस्ट्रोफी इल्यूशंस, तो द पोएट अपोस्ट्रोफी इल्यूशंस यानी कवि के भ्रम को, और टू वर्ड्स यानी कि के प्रति, और हिज सन यानी कि अपने बेटे के प्रति। तो यहाँ पे इट यानी यह ब्रिंग्स आउट बाहर लाता है, द पोएट अपोस्ट्रोफी इल्यूशंस टू वर्ड्स हिज सन। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। द फादर इज सहायक क्रिया सीन एज अ हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग, हु, और फिर सिंस लगा के ये लिखना है, सिंस हिज सन अपोस्ट्रोफी चाइल्डहुड हैज बीन एबल टू अंडरस्टैंड हिज सन अपोस्ट्रोफी इमोशनल ग्रोथ, बट लेकिन ड्यू टू द जनरेशन गैप बिटवीन देम इट ब्रिंग्स आउट द पोएट अपोस्ट्रोफी इल्यूशंस टू वर्ड्स हिज सन। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन गया, और ये आंसर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से बन जाएगा। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला 5वां क्वेश्चन, हाउ इज द फादर अपोस्ट्रोफी यानी फादर्स हेल्पलेसनेस। देखिए हेल्पलेस का मतलब असहाय होता है, लेकिन नेस और जोड़ा है असहायता,
यानी लाचारी या बेबसी होता है इसका मतलब। तो पिता की लाचारी को किस प्रकार से ब्रॉट आउट किया है। ब्रॉट आउट यानी ब्रिंग आउट का थर्ड फॉर्म है। तो ब्रिंग आउट का मतलब बाहर लाना या सामने लाना। तो पिता की लाचारी को कैसे सामने लाया गया है इन द पोयम यानी कि कविता में। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, पिता की लाचारी को कविता में किस प्रकार से सामने लाया गया है। तो देखिए पोयम में हमने आपको बताया था कि पिता एक लाचार इंसान है और वो बहुत संघर्ष करते हैं कि उनका बेटा उनके पास आ जाए। उनकी बहुत बड़ी समस्या है, वो इस समस्या का समाधान करना भी चाहते हैं लेकिन असमर्थ हैं, वो वैसा कर नहीं पा रहे हैं। वो दुखी होते हैं कि उनका बेटा कैसे अजनबी बन गया है और वे पछताते भी हैं कि हम में उचित संचार हम लोगों के बीच नहीं हुआ है और एक मजबूत भावनात्मक बंधन नहीं हम लोगों के बीच बन पाया है। इस बात के लिए पछताते हैं कि उनका बेटा उनसे अलग हो गया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हम अपने संबंध को फिर से बना लेंगे और नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तो देखिए आंसर बताया गया है कि पिता की लाचारी को उस भावनात्मक संघर्ष के चित्रण के माध्यम से इस पोयम में बताया गया है जिस संघर्ष से वह गुजरा है। वह जानता है कि समस्या बहुत बड़ी है, उस समस्या से अवगत है, उसका समाधान करने के लिए भी वो इच्छुक है, लेकिन वैसा वो नहीं कर पा रहा है। वह रोता है कि उसका बेटा अजनबी बन गया है। वह अपने बेटे के साथ उचित संचार और एक मजबूत बंधन ना होने के कारण वो पछताता है और जो उससे अलग हो गया उस बात के लिए भी पछताता है, लेकिन अब वो सोचता है कि हम फिर से नए संबंध बनाएंगे, नए सिरे से शुरुआत करने की इच्छा रखता है। तो देखिए ये आंसर काफी बड़ा बताया गया है क्योंकि ये लॉन्ग टाइप के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर का एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि हम कहें तो यही है। तो यदि हम ट्रांसलेशन से करेंगे ना तो आसान लगने लगेगा, लेकिन ध्यान से समझना क्योंकि मीनिंग भी ज्यादा होंगे। तो देखिए फिर पहली लाइन यदि हम देखें तो पिता की लाचारी को क्या कहेंगे हम, द फादर अपोस्ट्रोफियस हेल्पलेसनेस कहेंगे। और फिर भावनात्मक यानी होता है इमोशनल, और स्ट्रगल तो आप जानते हैं संघर्ष को कहते हैं, तो यहां उसको कोई वर्ड नहीं लिखते हैं। तो द इमोशनल स्ट्रगल यानी हो जाएगा संघर्ष। तो यहाँ पे स्ट्रगल संघर्ष, इमोशनल यानी कि भावनात्मक, और के लिए ऑफ लिख देंगे। और चित्रण को यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है डिपिक्शन, तो ध्यान रखना डिपिक्शन का मतलब होता है चित्रण, लेकिन जब शब्दों के द्वारा चित्रण करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ शब्दों के द्वारा चित्रण किया गया है तो डिपिक्शन हो जाएगा चित्रण। और फिर थ्रो यानी के माध्यम से होता है, तो फेंकना वाला थ्रो नहीं, ध्यान रखना थ्रो का मतलब होता है के माध्यम से, जो कि होता है THROUGH थ्रो। और फिर उजागर करना या फिर दिखाना, प्रकाशित करना, हाईलाइट होता है, हाईलाइटेड किया गया है, तो यहाँ हाईलाइटेड हो जाएगा। हाईलाइटेड यानी उजागर किया गया है, थ्रू यानी के माध्यम से, और डिपिक्शन यानी कि चित्रण, और स्ट्रगल संघर्ष होता है, इमोशनल स्ट्रगल हो जाएगा जिससे वह गुजरता है। देखिए जिससे यानी दैट हो जाएगा, ही यानी वह। अब देखिए गुजरना को अंडर गो कहा गया है, ध्यान रखना। अंडर गो यानी जाना होता है, बस अंडर और जोड़ दीजिए तो अंडर गो, ध्यान रखेंगे आप। अंडर गो यानी कि होता है गुजरना, और प्रेजेंट सिंपल होगा तो ES और जोड़ देंगे तो अंडर गोस हो जाएगा यानी गुजरता है। तो एक तो अंडर गो हो गया, हाईलाइटेड हो गया, दैट हो गया, थ्रू यानी के माध्यम से, और यहाँ डिपिक्शन यानी चित्रण, और स्ट्रगल संघर्ष, इमोशनल यानी भावनात्मक होता है। फिर आगे देखिए वह समस्या से अवगत है, वह यानी ही, समस्या यानी प्रॉब्लम, और अवगत यानी जागरूक होता है। अवेयर ऑफ यानी किसी से अवगत या जागरूक, ये तो आपको पता होगा। अवेयर यानी जागरूक होता है, ऑफ और इसके साथ, तो किसी भी समस्या से अवगत या किसी भी समस्या के प्रति जागरूक, तो अवेयर ऑफ होता है। एंड और इसका यानी इट हो जाएगा। अब देखिए समाधान करना, समाधान करना को रीसॉल्व कहा जाता है, ध्यान रखना। तो रीसॉल्व का मतलब जो होता है समाधान करना हो जाएगा, तो रीसॉल्व, लेकिन टू लगा के लिख देंगे तो टू रीसॉल्व यानी समाधान करने के लिए। इच्छुक को विलिंग कहा जाता है, ध्यान रखना। देखिए विल यानी होती है इच्छा और विलिंग यानी होता है इच्छुक, तो ध्यान रखेंगे विलिंग हो जाएगा इच्छुक के लिए।
और फिर बट यानी लेकिन, और वैसा के लिए सो कहते हैं। करना यानी डू होता है, टू डू यानी करने में, और अनेबल यानी कि असमर्थ। तो अनेबल आपको पता है टू डू यानी करने में, सो यानी वैसा, बट यानी लेकिन, और फिर विलिंग यानी कि इच्छुक होता है, और फिर टू लगा के रिसॉल्व यानी कि समाधान करने में, इट यानी इसका, और अवेयर ऑफ यानी कि जागरूक होता है या फिर से अवगत, और प्रॉब्लम यानी समस्या। फिर आगे देखिए, वह रोता है, वह यानी ही, और क्राई यानी रोता है। तो क्राई वर्ड यहाँ पे हम लिख रहे हैं, और हाउ यानी कैसे, फिर उसका बेटा यानी हिज सन, उसके लिए यानी कि टू हिम हो जाएगा उसके लिए, और स्ट्रेंजर होता है अजनबी, और बिकम यानी बन गया। तो बिकम यानी बन गया, स्ट्रेंजर अजनबी, टू हिम उसके लिए, हिज सन उसका बेटा, हाउ यानी कैसे, और क्राई यानी रोना, ही यानी कि वह हो जाएगा। तो देखिए अभी तक 3 लाइनों में ज्यादा कठिन वर्ड तो नहीं मिले हैं। और आगे देखते हैं, वह यानी ही हो जाएगा, हिज सन यानी अपने बेटे की बात करें, और विथ यानी के साथ, प्रॉपर यानी कि उचित होता है, प्रॉपर, और कम्युनिकेशन संचार को कहते हैं, जो कि आपको पता होगा। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और फिर स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत, ये भी वर्ड आपको पता होगा, स्ट्रॉन्ग, और इमोशनल यानी भावनात्मक, बॉन्ड यानी बंधन होता है, बॉन्ड यानी बंधन, ऑफ यानी की, और लैक यानी होती है कमी। ध्यान रखना, तो LAC के लैक यानी होती है कमी, तो लैक यहाँ पे, और रिग्रेट करना यानी पछताना होता है, किसी भी बात पर पछताते हैं तो रिग्रेट होता है, जो कि आपको पता होगा, लेकिन हम ये भी वर्ड लिख देते हैं। तो रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना। आगे देखिए, जो उससे अलग हो गया, देखिए किसी से अलग होना के लिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है एलिनिएट होता है, ध्यान रखेंगे आप। तो एलिएनेट का मतलब होता है अलग होना, लेकिन इसके साथ विथ और प्रीपोजिशन लगी होती है। तो एलिनिएट विथ का मतलब होता है किसी से अलग होना, और इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखें तो ईडी हो जाएगा। तो एलिनिएटेड विथ का मतलब है से अलग हो गया, तो से अलग हो गया के लिए एलिनिएटेड विथ हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और फिर अपने संबंध, देखिए यहाँ पे संबंध यानी रिलेशनशिप कह सकते हैं हम, और फिर से बनाना, देखिए फिर से बनाना को यहाँ पे आपको पता है बिल्ट होता है, बनाना बिल्ड का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन री जोड़ दिया आगे, रीबिल्ट यानी फिर से बनाना, तो रीबिल्ट यहाँ पे हो जाएगा फिर से बनाना, एंड, और नए सिरे से शुरुआत करना स्टार्ट होता है, लेकिन नए सिरे से क्या कहा जाता है, देखिए फ्रेश आपको पता होगा, फ्रेश में ए और जोड़ दें, फ्रेश का मतलब होता है नए सिरे से, और स्टार्ट करना यानी शुरुआत करना, और फिर विश करना यानी इच्छा रखना। विश आप जानते हैं ना, तो विश करना आपको पता है कि जब आप शुभकामना देते हैं तब भी लिखते हैं, लेकिन विश का मतलब होता है इच्छा रखना, तो यहाँ विश हो जाएगा, और टू स्टार्ट यानी शुरू करने की, और फ्रेश यानी एक नए तरीके से, नए सिरे से, और फिर रीबिल्ट यानी कि फिर से बनाना हो जाएगा रीबिल्ट, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे एलिनिएटेड विथ हो जाएगा, से अलग हो गया, तो एलिनिएटेड विथ हो गया। तो देखिए हमने इतने वर्ड देखे हैं जो कि थोड़ी से कठिन है। एक तो डिपिक्शन हो गया चित्रण, अंडरगो यानी गुजरना, अवेयर ऑफ यानी से अवगत, और रिसॉल्व करना यानी समाधान करना, विलिंग यानी इच्छुक, लैक यानी कमी, रिग्रेट करना यानी पछताना, और एलिनिएटेड विथ यानी कि से अलग हो गया, रीबिल्ट करना यानी फिर से बनाना, और फ्रेश यानी कि नए तरीके से या नए सिरे से। तो देखिए फिर पहली लाइन यदि हम देखें, पिता की लाचारी को यानी क्या लिखेंगे, पिता की लाचारी को, द फादर अपोस्ट्रोफियस हेल्पलेसनेस, और फिर यहाँ पे इज सहायक क्रिया जो क्वेश्चन में लगी है वही तो हम भी लगाएंगे, तो यहाँ द फादर्स हेल्पलेसनेस, फिर इज सहायक क्रिया, फिर हाईलाइटेड लिख देंगे यानी कि उजागर किया जाता है, और फिर इसके बाद थ्रू यानी के माध्यम से, और द डिपिक्शन यानी चित्रण के माध्यम से, ऑफ यानी के, और फिर द इमोशनल स्ट्रगल यानी कि भावनात्मक संघर्ष। तो यहाँ द फादर अपोस्ट्रोफियस हेल्पलेसनेस इज सहायक क्रिया हाईलाइटेड किया गया है थ्रू के माध्यम से, द डिपिक्शन ऑफ द इमोशनल स्ट्रगल जिससे वह गुजरता है, यानी कि दैट यानी जिससे, ही यानी वह, अंडरगो यानी गुजरता है, लेकिन ES जोड़ देंगे अंडरगोज, तो दैट ही अंडरगोज जिससे वह गुजरता है। फिर आगे देखिए, वह समस्या से अवगत है, यानी ही इज सहायक क्रिया लिखेंगे, तो ही इज
अवेयर ऑफ, ही इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या से, ही इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड हो जाएगा और जो है फिर देखिए इज सहायक क्रिया फिर लगा देंगे, तो यहां से शुरुआत कर लें 1, तो एंड इज सहायक क्रिया, विलिंग यानी इच्छुक है, और फिर टू रीसॉल्व समाधान करने के लिए, इट यानी इसका, एंड इज सहायक क्रिया, विलिंग यानी कि इच्छुक है, और फिर टू रीसॉल्व यानी समाधान करने का, और फिर इट यानी कि इसका। फिर आगे देखिए लेकिन वैसा करने में असमर्थ है यानी कि बट, और फिर इज सहायक क्रिया फिर लगा देंगे, तो बट इज अनेबल यानी असमर्थ है, टू डू यानी करने में, और सो यानी वैसा करने में, तो यहाँ बट इज सहायक क्रिया अनेबल है, टू डू यानी करने में, सो यानी वैसा करने में। देखिए तीनों वाक्य केवल प्रेजेंट के हैं, तो ही इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड इज सहायक क्रिया, विलिंग यानी इच्छुक है, टू रीसॉल्व इट, बट इज सहायक क्रिया अनेबल, टू डू करने में, सो यानी वैसा करने में। फिर देखिए ही यानी वह क्राइस रोता है, हाउ यानी कैसे, तो ही क्राइस प्रेजेंट सिंपल है, क्राई में आप एस लगाएंगे, CRY होता है क्राई, लेकिन वाई हटा के IES हो जाएगा, तो ही क्राइस, हाउ यानी कैसे, और फिर हिज सन यानी कि उसका बेटा, हिज सन उसका बेटा। अब देखिए यहां से उसका बेटा उसके लिए अजनबी बन गया है, परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हैज सहायक क्रिया के बाद थर्ड फॉर्म बिकम यानी बन गया है, तो यहाँ पे हिज सन हैज सहायक क्रिया बिकम बन गया है, और आ स्ट्रेंजर एक अजनबी बन गया है, टू हिम यानी उसके लिए, तो ही क्राइस वह रोता है, हाउ कैसे, हिज सन उसका बेटा, हैज बिकम बन गया है, आ स्ट्रेंजर एक अजनबी बन गया है, और टू हिम यानी उसके लिए। फिर आगे देखिए वह यानी कि ही हो जाएगा, और रिग्रेट करता है वो, प्रेजेंट सिंपल है, एस और जोड़ देंगे, रिग्रेट्स पछताता है। और फिर देखिए कमी को लैक बताया हमने, द लैक ऑफ यानी कि, और फिर एक मजबूत भावनात्मक बंधन यानी कि आ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, आ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड हो जाएगा, एक मजबूत भावनात्मक बंधन, एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ यानी के साथ, और हिज सन यानी अपने बेटे के साथ, तो यहाँ पे ही रिग्रेट्स करता है वो पछताता है, द लैक ऑफ a strong emotional bond and proper communication with his son हो जाएगा। फिर आगे देखिए जो उससे अलग हो गया था यानी कि who यानी जो, फिर was सहायक क्रिया लिखेंगे, तो who was alienated with और him यानी उससे, तो यहाँ who was alienated with और him यानी उससे, और को एंड लिखेंगे, अपने संबंध फिर से बनाने एवं नए सिरे से शुरू करने की इच्छा रखता। देखिए प्रेजेंट सिंपल है तो एंड हो जाएगा, विश यानी इच्छा रखता है, लेकिन विशेष लिखेंगे, विशेष ES जोड़ के, तो विशेष यानी इच्छा रखता है, टू स्टार्ट यानी शुरू करने की, और आ फ्रेश यानी एक नए सिरे से, एंड एवं, और फिर रीबिल्ट यानी फिर से बनाना, और फिर अपने संबंध यानी कि अपने बेटे के और अपने, तो यहां दियर हो जाएगा, फिर तो दियर रिलेशनशिप हो जाएगा, तो एंड विशेष इच्छा रखता है, टू स्टार्ट शुरू करने की, आ फ्रेश यानी एक नए सिरे से, एंड रीबिल्ड और फिर से बनाने की, और दियर रिलेशनशिप यानी कि अपने संबंध। एक बार हम पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे पिता की लाचारी यानी द फादर अपोस्ट्रोफी हेल्पलेसनेस इज सहायक क्रिया हाईलाइटेड through the depiction of the emotional struggle that he undergoes यानी गुजरता है, और फिर he is aware of the problem and is सहायक क्रिया willing इच्छुक है, to resolve it but is सहायक क्रिया unable to do so, he cries how his son has become a stranger to him, और फिर he regrets करता है वो, the lack of a strong emotional bond and proper communication with his son who was alienated with him, and विशेष इच्छा रखता है, to start afresh and rebuild their relationship। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए आंसर काफी बड़ा है क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप 3-4 बार रिपीट जरूर करेंगे तो बिल्कुल आराम से बनने लगेगा।
तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। चैप्टर तो कंप्लीट है, बस सेंट्रल आइडिया बचा हुआ है जो कि हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।